इस नई शिक्षा नीति की घोषणा होने के बाद, अर्थात ये डॉक्यूमेंट जारी होने के बाद बहुत सारे सवाल हुए हैं और बहुत सारे समाचार पत्रों में बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। और वो यहाँ मतलब कई प्रकार की चीज़ें हैं उसमें, जैसे कि अंग्रेजी को हटाना चाहती है, हिंदी को सब पर थोपना चाहती है, हिंदुत्ववादी विचारधारा को थोपने वाली नीति है। और ये सब भाषा के बारे में कहा गया है। पूरी नीति के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ आज, मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूँ, मैं शिक्षा नीति में भाषा के सवाल पर बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें भाषा के सवाल पर कही गई हैं। और एक कट्टर राष्ट्रीय अस्मिता बनाने की बात हो रही है भाषा से, ये सब कहा गया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे राजनीतिक मसले हैं और इसमें शिक्षा की दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से बात इस तरह के समाचार पत्रों वगैरह में रिलेटिवली कम हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं हुई है, लेकिन रिलेटिवली कम हुई है। तो आज मैं जो बात करूँगा वो ज़्यादातर शैक्षणिक दृष्टि से बात करूँगा। अब शैक्षणिक दृष्टि से बात करने में बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि पता नहीं समय होगा कि नहीं इन सब के लिए, लेकिन बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि जब आप मैं खासकर सीधी अपनी बात कहना शुरू करता हूँ तो मुझे स्वयं को ही वो थोड़ी लॉजिकली कम एस्टेब्लिश्ड और अस्पष्ट सी लगती है। इसलिए बहुत जल्दी जल्दी मैं शुरू में कुछ भाषा के बारे में ऐसी मान्यताओं की बातचीत करूँगा जिनकी दृष्टि से मैं शिक्षा नीति को पढ़ रहा हूँ या समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि हम जब भी किसी दस्तावेज को पढ़ते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, तो उसमें पीछे हमारा अपना कोई फ्रेमवर्क होता है, हम उसके अंतर्गत करते हैं ये। और वो फ्रेमवर्क जब स्पष्ट नहीं होता है तो हमारी बात कुछ ऐसे लगती है जैसे मात्र एक विचार या ओपिनियन के रूप में कोई व्यक्ति अपनी हाँक रहा है। हालांकि अपनी ही हाँकते हैं अंततः, लेकिन अपनी हाँकने के आधार थोड़े स्पष्ट हो जाएं तो ठीक रहेगा। इस दृष्टि से मैं कुछ ऐसी मान्यताओं की बात करूंगा जो हम सब जानते हैं, लेकिन जब शिक्षा में भाषा की बात करते हैं तो फिर हम उन मान्यताओं के निहितार्थ को बहुत अच्छी तरह से याद नहीं रखते, बहुत अच्छी तरह से उन निहितार्थों को काम में नहीं लेते। तो आज मैं कुछ आरंभिक बातें, इस तरह की कुछ मान्यताएं हैं, उनको आपके सामने रखने से शुरू करूंगा। बहुत जल्दी जल्दी बात करें तो जो लोग शिक्षा को व्यक्ति की आर्थिक समृद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने का साधन मानते हैं, वो भाषा को मूल रूप से संप्रेषण का साधन के रूप में देखते हैं। और जो शिक्षा को वैश्विक आर्थिक प्रतिस्पर्धा में उपकरण के रूप में देखते हैं, वे भी उसके संप्रेषण का साधन होने को ही तरजीह अधिक देते हैं, उसी को केंद्र में रखते हैं। ज्ञानार्जन का आधार होने की बात करने वाले और सारे की सारी शिक्षा का आधार होने की बात करने में भी संप्रेषण का माध्यम होना ही प्रमुख बात रहती है। मैं थोड़ा यह बता दूं कि संप्रेषण से मेरा अर्थ दोनों प्रकार की चीज़ें हैं, दूसरे की बातों को ठीक से समझना और अपनी बातों को ठीक से कह पाना। और जो लोग शिक्षा को संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साधन के रूप में देखते हैं, वे सब भी संप्रेषण को ही केंद्र में रख के बात करते हैं। एक चीज उसमें जोड़ देते हैं, संस्कृति का वाहक और पूरे सांस्कृतिक ज्ञान के भंडार के रूप में भी भाषा को देखते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो दो दृष्टियां हैं या इससे और भी इस प्रकार की दृष्टियां हैं, क्योंकि हम संपूर्ण विवेचना नहीं कर पाएंगे, इसमें भाषा को संसाधन या साधन के रूप में देखा जाता है। ये भी बात है कि भाषा के बारे में सारी बातें सही हैं, उसकी जरूरत होती है इन सब चीजों में और वो संप्रेषण का माध्यम इसमें है। और शिक्षा में भाषा को इस नजरिए से देखना भी चाहिए, सिखाना भी चाहिए इस नजरिए से और सीखना भी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब भाषा के उपयोग हैं
और उसके मानवता के साथ एक कहीं अधिक गहरे और मूल संबंध की तार्किक परिणतियां मात्र हैं। मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि इनके नीचे जड़ में कुछ और है, मानवता के साथ भाषा का एक मूल संबंध। ये सारे के सारे तो उसके प्रस्फुटन या उसके परिणाम हैं, या ऐसा कहें कि उसके सिम्टम नहीं कहना चाहता, परिणाम ही कहते हैं, उसके परिणाम हैं। वो असली चीज क्या है जो मानवता से जो संबंध है इसका। अ, मुझे ऐसा लगता है, और यहाँ मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे बहुत सारे भाषा शास्त्री दोस्त इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन वह मूल संबंध ये है कि भाषा हमारी चेतना की सृजक होती है। अब इस बात को थोड़ा समझने की ज़रूरत है, और आपको लगेगा कि मैं शिक्षा नीति पर तो बात नहीं कर रहा, भाषा पर भाषण दे रहा हूँ अभी तक, तो ये भाषण थोड़ा सा और चलेगा, बस थोड़ा सा, उसके बाद शिक्षा नीति पाएंगे इस भाषण की लाइट में। तो भाषा हमारी चेतना की सृजक होती है, और चेतना ही मानवता का निर्माण करती है। मैं जब चेतना की बात कर रहा हूं तो अस्मिता के रूप में नहीं कर रहा। अस्मिता मतलब मैं कौन हूं, मेरा अपने बारे में जागरूक अनुभव, मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी संपूर्णता के रूप में बात कर रहा हूं। अस्मिता उसका केवल एक हिस्सा है, और चेतना को कॉन्शियसनेस के रूप में बात कर रहे हैं। और इसे आप हमारी आत्मा कहें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा, लेकिन थोड़ी सावधानी की जरूरत है। सावधानी ये है कि आत्मा वह नहीं जो अजर अमर है, जो प्रकृति के जंजाल में फंस गई है और उससे निकलने के लिए बेचारी छटपटा रही है और उसी में उसका श्रेष्ठ है। नहीं, मैं जब यहाँ पर आत्मा की बात कर रहा हूँ तो मैं ये मान रहा हूँ कि वो ऐसी चेतना है जो प्रकृति से ही बनती है, अजर अमर नहीं है, पर यह दुनिया के बीच में स्थित है और संपूर्ण मैं की जो भावना है उसको मैं ये कह रहा हूँ। मैं आत्मा शब्द का उपयोग यहाँ क्यों कर रहा हूँ? कंफ्यूजन फैलाने के लिए। मुझे ऐसा लगा कि मैं जब इस तरह की बात करता हूँ कि हमारी चेतना की सृजक है वगैरह, तो हम भारतीय लोगों को ऐसा लगता है कि ये कहीं मेरा असली मैं नहीं, उससे भिन्न कोई चीज है। वास्तव में मैं कहना ये चाहता हूं कि ये जो मैं चेतना की बात कर रहा हूं और जो भाषा के माध्यम से बनती है वही हमारा असली मैं है, और भाषा के बिना ये बनना संभव नहीं है। इस अर्थ में देखें तो आप ये कह सकते हैं कि हम अपने आप को जिन चीज़ों के माध्यम से सृजित करते हैं उनमें हमारी इंद्रिय क्षमताएं, हमारी अवधारणा बनाने की क्षमताएं और हमारी भाषा की क्षमताएं शामिल होती हैं। और भाषा की क्षमता हमारी चेतना को आकार प्रकार और उसका स्वरूप तय करने में, उसका स्वभाव तय करने में, अर्थात मैं को घड़ने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। आजकल जब भाषा को संप्रेषण के माध्यम के रूप में देख के और संप्रेषण की कलाएं सिखाने की बात होती है तो मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि भाई संप्रेषण तो तब होगा ना जब अंदर कुछ हो। यदि आपकी चेतना ही उस ढंग से विकसित नहीं हुई है कि उसके अंदर कुछ तथ्य है, तो आप किस तरह से अपना क्या अभिव्यक्त करेंगे? आपके पास बहुत सारी कला है लेकिन तथ्य नहीं है, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो इस दृष्टि से यदि हम भाषा को देखें तो फिर हम ये कह रहे हैं कि फिर शिक्षा में फिर भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? यदि भाषा के इस दर्शन में कुछ तंत्र है, तो यहाँ मैं जो दो शब्द काम में ले रहा हूँ, दर्शन और तंत्र, यहाँ दर्शन फिलोसॉफी के रूप में काम में नहीं ले रहा, दर्शन विजन के रूप में काम में ले रहा हूँ कि भाषा को यदि मैं इस नज़र से देखता हूँ, भाषा के मैं ऐसे दर्शन करता हूँ विद इन कोट, तो इस बात में यदि कुछ तंत्र है, तो ये तंत्र शब्द भी मैं जानबूझ के यूज कर रहा हूँ। हिंदी में अमूमन कहते हैं इस बात में कोई तत्व है, तो मेरी अपनी जो ग्रामीण भाषा है उसमें इसको बोलते हैं इस बात में कोई तंत्र है। तो मुझे हमेशा लगता है कि ये तंत्र ज़्यादा सशक्त शब्द है। इसमें मात्र उसके केंद्रीय भाव अर्थात तत्व की बात नहीं है, इसमें उसके प्रभाव और
ताकत की बात भी है। तो यदि मेरी इस बात में कुछ तंत है तो फिर भाषा शिक्षण के उद्देश्य कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं। अ, वो ये कि मानवीय चेतना का विकास, जिसमें बच्चे की महसूसियत, भावनाओं, इच्छाओं, विचारों का को शुरू में संवर्धन और बाद में सचेत विश्लेषण करना सीखे। एक तो भाषा का उद्देश्य कुछ इस प्रकार का होना चाहिए कि शुरू में तो हम अपनी मतलब बच्चे की ये इस तरह से पढ़ाएं कि हमारा उद्देश्य महसूसियत, भावनाएं, इच्छाएं, विचारों इत्यादि को संवर्धन करना हो, और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर इन सब को एक पैनी नज़र से देख भी सके। दूसरा है, ये मैं हमेशा कहता हूँ, बच्चे के विवेकशील चिंतन का विकास, और भाषा इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अभी आज हमारे पास इसमें डिटेल में जाने का नहीं है समय, लेकिन भाषा और तर्क का बहुत गहरा संबंध है। और जब भाषा में आप स्पष्टता और इम्प्रिसिजन लाते हैं तो एक्चुअली आपकी तर्क गड़बड़ होती है। मेरा ऐसा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भाषा को आप इस नज़र से देखें। फिर आम बात है कि भाषा को ज्ञान निर्माण और ग्रहण के लिए उपयोग करने की क्षमताओं को विकसित करना, और भाषा को सामाजिक संवाद में उपयोग करने की क्षमताएं विकसित करना, और भाषा कामकाज और जीविकोपार्जन के लिए काम में लेने की क्षमताएं। कुछ इस प्रकार के उद्देश्य हो सकते हैं भाषा के। अब यदि इस आधार भूमि के साथ, जिस पर मैंने बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया है, हम यदि शिक्षा नीति को देखें तो वो उसमें क्या निकलता है और उसको हम कैसे समझेंगे। 2 मिनट और लूँगा एक और बात कहने के लिए। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ एक बहुत समृद्ध परिपाटी रही है। संस्कृत में जो मूल ग्रंथ लिखे जाते हैं, खासकर महत्वपूर्ण टेक्स्ट जो हैं, उनके ऊपर टीकाएं होती हैं, भाष्य लिखे जाते हैं, वर्तिकाएं लिखी जाती हैं वगैरह। उसका कारण ये होता था कि वो बहुत, क्योंकि शायद लिखने से पहले शुरू हुई थी कुछ चीज़ें और बाद में लिखने की सामग्री बहुत उपलब्ध नहीं थी, तो वो कुछ इस ढंग से फॉर्मुलेट की जाती थी कि बहुत संक्षिप्त ढंग से कही गई कोई बात, और फिर उसको गुरु शिष्य परंपरा में व्याख्या करते रहते थे। तो इस परिपाटी में होता था। मुझे ऐसा लगता है इस शिक्षा नीति को समझने के लिए भी हमें बहुत सारे टीकाकारों की, भाष्यकारों की, वार्ताकारों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसलिए नहीं कि ये संक्षेप में लिखी गई है, इसलिए कि इसमें समिति के पास जितनी भी शब्दावली थी, चाहे वो करिकुलम के बारे में हो, क्षमताओं के बारे में हो, योग्यताओं के बारे में हो, पेडागोजी के बारे में हो, पूरी समिति के पास जितने भी शब्द थे वो सारे के सारे शब्द काम में लेने का और एक ही वाक्य में, एक ही पैराग्राफ में काम में लेने का इन लोगों ने निर्णय ले लिया। और ये नहीं समझा कि इस प्रकार के शब्द जब बहुत सारे, एक से अधिक रिपीटेटिव ढंग से कहे जाते हैं तो अर्थ जो है वो बहुत भ्रामक हो जाता है। तो जहां पुरानी भारतीय परंपरा में संक्षेप और स्पष्टता को व्याख्यायित करने के लिए टीकाकारों की जरूरत होती थी, इस शिक्षा नीति में शब्दों की बहुलता और खालीपन में से तथ्य ढूंढने के लिए व्याख्याकारों की जरूरत होगी। तो मैं गलत हो सकता हूं इस बारे में, लेकिन शिक्षा नीति को पढ़ने से मुझे ऐसा लगता है। तो मैं अब इसमें से कुछ चीजें ढूंढने की कोशिश करता हूं। कई तरह से देख सकते हैं हम इसको। सैद्धांतिक नजरिए से देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कॉन्स्टेंटली वही सैद्धांतिक बातें कर रहा हूं, इसलिए मैं अब सीधा सीधा काम की बात पाता हूं। देखिए, शिक्षा नीति में बहुत सारी अच्छी बातें भाषा के बारे में कही गई हैं। उदाहरण के लिए रूप में लेंज इस चीज को, उनको नोट किया गया है और ये अच्छी बात है, शुभ बात है। उदाहरण के लिए ये कहा गया है कि अपनी भाषा में अवधारणाएं बच्चे आसानी से सीख जाते हैं, और इस बात में से इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अतः जहां तक हो सके मातृभाषा या घरेलू भाषा के माध्यम से आरंभिक शिक्षण कक्षा 5 तक निश्चित रूप से, हो सके तो 8वीं तक, एंड बियॉन्ड एज वेल किए जाने की कोशिश करनी चाहिए।
अब देखिए ऐसा लगता है जैसे ये कह रहे हैं कि शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, और लेकिन इसके साथ जो और चीजें कही गई हैं उनको देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। पहली बात तो ये कहते हैं कि भाई मातृभाषा उस कम्युनिटी की भाषा हो, स्थानीय भाषा हो, ये जरूरी नहीं है। मातृभाषा माँ की भाषा हो, घरेलू भाषा हो, ये भी जरूरी नहीं है। घरेलू भाषा कई बार घर में किसी एक व्यक्ति विशेष की भाषा भी हो जाती है। अर्थात घर आप किसी रूरल राजस्थान के या हरियाणा के इलाके में रह रहे हो सकते हैं, और आप अपनी घरेलू भाषा को अंग्रेजी भी बना सकते हैं यदि आपके परिवार में कुछ ऐसा हो गया है किसी एक व्यक्ति के चलते कि सब लोग अंग्रेजी बोलने लगे हैं। तो शुरू में जो आपको लग रहा था कि मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा होनी जरूरी है, इन व्याख्याओं से ये बता दिया कि भैया बहुत गुंजाइश है, हो सके तो मातृभाषा में कर लो, हो सके तो इसको किसी दूसरी तरह से डिफाइन कर लो। बात यही नहीं रुकती, बात आगे जाती है कि जहां तक हो सके करना चाहिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको लेके बड़ा बवाल हुआ कि ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी में शिक्षा नहीं करनी चाहिए और मातृभाषाओं में शिक्षा करनी चाहिए, और अंग्रेजी को हटाने की बात हो रही है। भाई ये वाक्य तो इतना खुला भ्रामक है कि इसमें तो आपको कुछ भी करने की गुंजाइश है। आपसे कुछ कहा ही नहीं गया है कि किस भाषा में करो। ये वाक्य तो इतना स्पष्ट है कि आप जो मर्जी हो करिए, और इस वाक्य के माध्यम से आप उसको उचित ठहरा सकते हैं शिक्षा नीति के अनुसार। जो शुरू में बहुत बढ़िया बात की थी कि अपनी भाषा में अवधारणाएं वगैरह आसानी से सीखता है, अतः घरेलू भाषा या मातृभाषा में आरंभिक शिक्षा हो, उसमें शर्तें या बल्कि उसकी व्याख्या इस ढंग से की गई है कि उसमें बहुत सारी गुंजाइश और ये नए करने के लिए यथेष्ट साधन छोड़ दिए गए हैं। फिर एक और बहुत बढ़िया बात कही गई है और उसको डाइल्यूट भी नहीं किया गया है, मुझे लगता है हमें नोट करना चाहिए, जिसको हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, अभी तक हुआ नहीं है। ये बहुत जोर दे के एक से अधिक जगह कहा गया है कि बच्चे की भाषा और शिक्षण माध्यम की भाषा में अंतराल को पाटने के लिए जितनी कोशिशें हो सकती हैं वो करनी चाहिए। वो कोशिशें ये हो सकती हैं कि शिक्षक कक्षा में बहुभाषिकता को काम में ले, बच्चे की भाषा में भी बात करे और शिक्षा का माध्यम जो है उस भाषा में भी बात करे। पुस्तकें आगे भाषिक बनाई जाएं बच्चों के लिए, द्विभाषिक या बहुभाषिक सामग्री कक्षा में काम में ली जाए, और बात यहाँ तक हो कि कक्षा 8 तक पहुँचते पहुँचते बच्चे कम से कम गणित और विज्ञान की बात अंग्रेजी और स्थानीय भाषाएं दोनों में कर सकें। मित्रों, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत काम की बात है। इसको लोग किसी कारण से, मैंने इस पर उतनी एम्फेसिस अभी तक देखी नहीं जितनी होनी चाहिए। हमारे यहाँ एक समस्या ये है कि हम अपने ज्ञान की बात या शिक्षा के माध्यम से जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसकी बात हम अपनी भाषा में नहीं कर सकते हैं। हम में से बहुत सारों को तो हिंदी में भी अपनी बात कहने में समस्या होती है। मुझे नहीं पता सचमुच, हालांकि अब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो बात आपसे अभी कर रहा हूँ ये लगभग इसी स्तर पर मैं अपनी शेखावाटी वाली मारवाड़ी में भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बहुत विश्वास नहीं है इस बात का, और इसलिए मैं यदि अपनी बात गांव के लोगों से कहना चाहता हूँ तो मुझे दिक्कत आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस शिक्षा नीति की यदि इस बात को माना जाए तो जो शिक्षित लोग हैं उनका संपर्क जन समुदाय से, जिस समुदाय में से वो उठ के आए हैं, वो बौद्धिक स्तर पर अधिक गहरा होगा। उनका हिंदी में एलियनेशन को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उनका जो समाज से विच्छेद होता है अपने स्वयं के समाज से, वो कम होगा। नहीं होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा विच्छेद इसलिए भी होता है कि शिक्षा हमारे विचारों को ऐसी दिशा में और इस प्रकार का बनाती है कि स्थानीय विचार करने वाले लोग उनको अच्छा नहीं मानते, और इसके कारण भी होता है अलगाव। लेकिन वो एक भिन्न बात है। मैं यदि अपनी बात स्पष्टता से कह सकता हूं तो उस अलगाव को कम से कम कर सकता हूं। तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी जो बातचीत पर मैं जिस पर ध्यान देना चाहूँगा इसमें, वो ये है कि आरंभिक वर्षों में कितनी भाषाएं और कितनी सिखाई जाएं,
इस शिक्षा नीति में ये बहुत ही भ्रामक ढंग से लिखा गया है और बहुत कन्फ्यूजन है उसमें। फॉर एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण के लिए यदि मैं आपसे ये पूछूं कि भाई जिसको फाउंडेशनल स्टेज कहा जाता है, अर्थात 3 साल से 8 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की शिक्षा, उसमें पहले पहले 3 वर्ष अर्थात 3 से 6 वर्ष तक की उम्र में कितनी भाषाएं सिखाई जानी चाहिए और कितनी भाषाओं में पढ़ना लिखना सिखाया जाना चाहिए। तो आप इसका स्पष्ट उत्तर ढूंढने के लिए आपको कई घंटे लगाने पड़ेंगे इस छोटी से शिक्षा नीति दस्तावेज में, और आपको स्पष्ट उत्तर नहीं मिलेगा, क्योंकि अलग अलग शब्दावली में अलग अलग ढंग से बात कही गई है। एक जगह ये कहा गया है कि ये जो फाउंडेशन, मतलब ईसीसीई में, ईसीसीई 3 से 6 वर्ष है, तो ईसीसीई में रीडिंग राइट मतलब लिटरेसी और अल्फ़ाबेट्स और संख्याएं आ जानी चाहिए, अर्थात 6 साल तक की उम्र में पढ़ना लिखना सीख जाना चाहिए। और ये शब्दावली जो है लैंग्वेज और अल्फ़ाबेट्स की, वो प्लूरल है। इसका मतलब कहीं न कहीं ये संकेत मिलता है कि 6 साल तक बच्चा एक से अधिक भाषाओं में पढ़ना लिखना सीख जाए। आपको अजीब लग सकता है कि ऐसी बात कैसे कह सकते हैं, या मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा हूं, तो मैं कहूँगा एक बार फिर पढ़िए। एक और बात है, एक से अधिक जगह है कि एक्सपोजर टू मल्टी लैंग्वेजेस शुड बी अवेलेबल। अब इस एक्सपोजर का क्या मतलब है? क्या ये कह रहे हैं आप कि इस वक्त आप बच्चों को ये पढ़ना लिखना एक से अधिक भाषाओं में सिखाएं, या आप ये कह रहे हैं कि बोलना एक से अधिक भाषाओं में सिखाएं, या आप ये कह रहे हैं कि स्कूल में किसी प्रकार से एक से अधिक भाषाएं सुनाई देती रहें, ऐसी व्यवस्था करें? एक्सपोजर का शिक्षा की योजना में किस तरह से इंटरप्रेट करें, ये बहुत स्पष्ट नहीं है। इसलिए एक अर्थ इसका ये निकाला जा सकता है कि ये कह रहे हैं कि एक से अधिक भाषाएं 6 साल की उम्र तक पढ़ना लिखना सिखा देना चाहिए। एक बात और कहूँगा मैं उसमें, लेकिन उससे पहले थोड़ा आगे चलते हैं। फिर ये कहते हैं कि लाइट टेक्स्ट बुक तीसरी कक्षा में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। तो तीसरी कक्षा अर्थात 9 वर्ष, तो 8 वर्ष तक क्या करें? 8 वर्ष तक वर्कबुक्स और विभिन्न प्रकार की अन्य सामग्री काम में ले। अब देखिए, आज के ज़माने में वर्कबुक में और टेक्स्ट बुक में जो फ़र्क है वो बहुत कम रह गया है। और आप क्यों ऐसी शर्त लगा रहे हैं? यदि आप पढ़ने लिखने का काम पहले ही कर रहे हैं और वर्कबुक के माध्यम से भी करना है, तो ये सारी की सारी बात क्यों वहाँ तक हो रही है? ये बहुत स्पष्ट है। अब तीसरी कक्षा में जाके बात स्पष्ट हो जाती है कि तीसरी कक्षा में 3 भाषाएं पढ़ना लिखना आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम बच्चे को किसी भी भाषा पर उचित किस्म का अधिकार देना चाहते हैं, जो कि शुरू में मैं उसकी चेतना के संवर्धन और सृजन और उसको शेप देने की बात कर रहा था, और जिसमें स्पष्टता के साथ काम करने के लिए आवश्यक है, तो 9 साल की उम्र तक 3 भाषाएं पढ़ना लिखना सीखना एक मुश्किल काम हो जाएगा। हुआ ये है कि इन्होंने एक और चीज़ ली है जो सही है। वो ये है कि 8 साल की उम्र तक बच्चे भाषाएं बहुत शीघ्रता से ग्रहण करते हैं और बहुत आसानी से ग्रहण करते हैं, ये सत्य है। लेकिन भाई, ये ग्रहण करने की बात मौखिक भाषा की है। यदि बच्चे ऐसे वातावरण में रहते हैं जिसमें एक से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, तो 8 साल की उम्र तक वो एक से अधिक भाषाएं बोलना अपने आप ग्रहण कर लेते हैं, जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। लेकिन ये बात अभी तक कम से कम मेरी जानकारी में लिखने के बारे में और पढ़ने के बारे में सही नहीं है। उसके लिए आपको विशेष रूप से प्रयत्न करने होते हैं, और 3 भाषाओं में यदि आप ये प्रयत्न करेंगे तो उसके लिए बाकी चीज़ों के लिए वक्त कितना मिलेगा और बोझ कितना बढ़ेगा। अब जैसे ही ये बोझ की बात आती है, नीतिकारों को याद आ जाता है कि अरे बच्चे पे तो बोझ नहीं होना चाहिए। तो पेडागोजी के बारे में लगभग हर
पैराग्राफ में रिपीटेड ढंग से कि ये पेडागोजी प्ले बेस्ड, स्टोरी बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड, ऐसी 6-7 बेस्ड हैं, वो बेस्ड होनी चाहिए। और एक्सपीरियंशियल तो एक एक पैराग्राफ में 2-2, 3-3 बार जरूरत ना जरूरत के है। ऐसा लगता है कहीं कि नीतिकार अपने आप को ही विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम इस तरह का काम बिना बच्चे को परेशान किए और बोझ डाले कर सकते हैं। जबकि यदि आप उन पैराग्राफ्स का विश्लेषण करें तो बात इस प्रकार की ठीक से निकलेगी नहीं। तो ये कंफ्यूजन वाली बात है। हालांकि आगे बात स्पष्ट हो जाती है, त्रिभाषा फॉर्मूले को मानने की बात है। और छठी कक्षा से 3 भाषाएं, 2 इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मेरे विचार से पॉजिटिव हैं और जिनके बारे में कैसे किया जाए, 3 पॉजिटिव बातें मैं कहूँगा अभी, जिनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए उसके लिए अच्छी योजना बनाने की ज़रूरत है। एक चीज़ ये कही है कि त्रिभाषा फॉर्मूले को लागू करने के लिए स्टेट्स एक दूसरे से समझौता कर सकते हैं और टीचर्स का आदान प्रदान कर सकते हैं। अर्थात हरियाणा में कन्नड़ा पढ़ाने के लिए हरियाणा कर्नाटका से समझौता कर सकता है कि 35,000 कन्नड़ा शिक्षक जो हिंदी भी थोड़ी जानते हों वो आप हमारे यहाँ भेजेंगे और हम आपके यहाँ 35,000 कन्नड़ा जानने वाले, मतलब हिंदी जानने वाले, जो या तो सीख लेंगे या जिनको पहले थोड़ी कन्नड़ा सिखा के भेजेंगे, वो वहाँ जाके हिंदी सिखाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये बहुत पॉजिटिव चीज़ लगती है। बहुत सारे लोगों को इस पर ऐतराज़ है, लेकिन टू टेल यू फ्रेंकली मुझे ये एकदम दुरुस्त और बहुत अच्छी बात लगती है। थोड़ी कल्पना करिए कि 30,000 पढ़े लिखे हरियाणवी कई सालों तक कर्नाटका के रूरल इलाके में रह रहे हैं और 30,000 कन्नडिगा हरियाणा में रूरल इलाके में कई सालों तक रह रहे हैं और बच्चों से और समुदाय से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे इन दोनों स्टेट्स की आपसी समझ बनाने के लिए, संस्कृति को समझने के लिए, भाषा की एनरिचमेंट के लिए कितनी बड़ी बात है। और बच्चों को जो मदद मिलेगी इससे वो अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि कर सकें तो ये बहुत अच्छी बात है। एक और दूसरी बात है जो इसमें कही गई है, वो ये है कि बच्चों को कम से कम एक शास्त्रीय भाषा सीखनी चाहिए। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो छठी से लेके 12वीं तक कभी न कभी एक शास्त्रीय भाषा बच्चों को सीखनी चाहिए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे विचार से, क्योंकि हमने वास्तव में अपनी शास्त्रीय भाषाओं को नेग्लेक्ट किया है और ये शिक्षा नीति उस पर पुनर्बलन दे रही है। मतलब पुनर्बलन नहीं कहते शायद उसको, मतलब उस पर एम्फेसिस ला रही है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये शास्त्रीय भाषाओं में या क्लासिकल लैंग्वेजेस में सिर्फ संस्कृत को नहीं ले रही। ये पाली, प्राकृत, पर्शियन और जिनको हम अभी तक रीजनल लैंग्वेजेस कहते थे उनके क्लासिकल रूप को भी रिकॉग्नाइज करती है। बहुत पहले हम एक्चुअली क्लासिकल भाषाओं के रूप में संस्कृत और तमिल की बात अधिक सुनते रहे हैं, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि भाई सभी भाषाओं में उस प्रकार का क्लासिकल स्वरूप है और उसमें साहित्य है और उसको अध्ययन करने से हमें अपनी सांस्कृतिक थाती का पता चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो करने की कोशिश करनी चाहिए। एक फ्लेक्सिबल ढंग से इस प्रकार के कोर्सेज बनाए जा सकते हैं जो ऑप्शनल हों और जिनके लिए बच्चों को एनकरेज किया जाए। एक इंटरेस्टिंग बात मुझे ये भी लगी, इस पर मैं अभी पूरा शोध नहीं किया है तो दावा नहीं कर सकता, शायद पर्शियन का भारतीय क्लासिकल लैंग्वेजेस में पहली बार जिक्र संस्कृत और बाकी तमिल वगैरह के साथ क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में हुआ है, जो मुझे लगता है कि जितना लिटरेचर पर्शियन में, फारसी भाषा में भारत में रचा गया है, कविता से लेके अन्य साहित्य तक और इतिहास से संबंधित चीज़ें, उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो उसके शिक्षण को बढ़ावा हमारे देश में मिलना चाहिए। ये तीसरी बात एक और कही गई है जो इंटरेस्टिंग है कि
किसी एक भारतीय भाषा में, नो सॉरी, भारतीय भाषाओं के परिचय का एक कोर्स बच्चों को करना चाहिए। हालांकि ये कह दिया है कि उसका मूल्यांकन न हो, मुझे लगता है उसका मूल्यांकन होना चाहिए। और ये कोर्स किसी एक भाषा को सीखना का नहीं है, ये बल्कि भारतीय भाषाओं के स्वरूप को समझने का कोर्स है। मुझे इसकी बहुत ज़रूरत महसूस होती रही है और शिक्षा नीति में ये देख के मुझे अच्छा लगा। यदि कोई व्यक्ति छठी, सातवीं, आठवीं से लेकर नौवीं, दसवीं के आसपास तक कुछ, यदि बच्चों के साथ इस प्रकार के कुछ एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिनमें उनको ये पता चले कि कि हिंदी, पंजाबी, गुजराती, ये बांग्ला, और इस मराठी की तो खैर वही लिपि है, कि इनकी लिपि में कितनी साम्यता है, इनके शब्दों के स्रोत में कितनी साम्यता है, इनकी ग्रामर में कितनी साम्यता है। और उसी प्रकार से यदि दक्षिण भारतीय भाषाओं को देखें तो उसमें किस प्रकार की साम्यता है, और अक्रॉस इट हिंदी में और कन्नड़ा में या हिंदी में और मलयालम में किस प्रकार की चीज़ें हैं जो एक जैसी हैं, और शब्दों के स्रोत में क्या एक जैसापना है, और उनके सांस्कृतिक चिंतन में क्या एक जैसी चीज़ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और बड़ों को भी नहीं होता है। तो भारतीय भाषाओं का इस प्रकार का दर्शन करवाने का एक कोर्स यदि है तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है और इसको करने की ज़रूरत है। अब इसके बाद एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, तो एक मैंने कन्फ्यूज़न की बात की और दूसरी बात कुछ अच्छे सुझाव हैं उनकी बात की। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि इसमें आरंभ में जब पढ़ना लिखने सिखाने की बात करते हैं तो लगातार अर्ली लिटरेसी या कई बार अर्ली रीडिंग एंड राइटिंग, लेकिन अर्ली लिटरेसी की बात बहुत करते हैं। पर्सनली मुझे लगता है आप में से कई जानते होंगे, पर्सनली मेरा मानना ये है कि लैंग्वेज पेडागोजी या पढ़ने लिखने की पेडागोजी और लिटरेसी पेडागोजी, या लैंग्वेज पढ़ना लिखना और लिटरेसी का एक अर्थ साक्षरता भी होता है, इसमें भाषा शिक्षण में एक बड़ी बहस चली है और दोनों के पक्ष और विपक्ष में बहुत सारा साहित्य है। मेरे जैसे कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि लिटरेसी का जो कंसेप्ट है वो एक्चुअली एक प्रकार का संकुचित कंसेप्ट है, जो भाषा की हम जो मूल चीज़ हमारी चेतना की निर्मिति वाला हिस्सा है उसमें उससे कहीं न कहीं, ऐसा नहीं है कि उसको को वो बर्बाद कर देता है, वो नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा लगता है कि उसके साथ एक छोटी सी विसंगति बार बार खटकती है। क्यों लगता है मुझे ये ऐसा? क्योंकि पढ़ने का एक अर्थ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, उद्धरण लंबा है, लेकिन इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। उसमें कुछ बातें कही गई हैं जिस पर मैं एम्फेसाइज करूँगा, और मुझे नहीं पता समय कितना है, लेकिन ये बात मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है, इसलिए मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। माइकल ऑक्सफोर्ड नाम के एक सज्जन हुए हैं और उन्होंने पढ़ना क्या होता है और पढ़ना सीखना क्या होता है इसके बारे में कुछ बात कही है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस तरह से भाषा को समझ रहे थे शुरू में, उसके साथ पढ़ने की ये अवधारणा बहुत ही संगत है। तो इसको देखिए। पहले तो वो कह रहे हैं कि हमारी इस सभ्यता में मानवीय समझ, चिंतन के तरीके, भावना एवं कल्पनाशीलता आदि सभी क्षेत्रों में हमारी विरासत से परिचय अधिकतर पुस्तकों और इंसानों के कथन के माध्यम से होता है। इस बात को समझने की जरूरत है कि ये भाषा के माध्यम से होता है, पुस्तकों से या इंसानों के कथन के माध्यम से, ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस से नहीं होता। गुड। पर पढ़ना और सुनना सीखना तो एक श्रमसाध्य काम है। ये तो सुनना सीखने को भी कह रहे हैं श्रमसाध्य काम, और सूचना प्राप्ति से उसका कोई विशेष संबंध नहीं है। ये नहीं कह रहे हैं सूचना प्राप्ति नहीं है, होती है या नहीं होनी चाहिए। ये कह रहे हैं भैया सिर्फ सूचना प्राप्ति नहीं है तो क्या है? पढ़ना और सुनना तो, इस वाक्य को ध्यान से सुनिए, पढ़ना और सुनना तो विवेकशील चेतना की सायास अभिव्यक्ति को ग्रहण करना, समझना है, उसका पुनर्चिंतन है। ये कह रहे हैं कि एक विवेकशील चेतना है, रेशनल कॉन्शियसनेस है, जिसने किताब लिखी। आपको उस चेतना का
का पुनर्चिंतन करना है अपने दिमाग में। ये एक्चुअली ये कह रहे हैं कि जब आप प्लेटो को पढ़ते हैं या आप जब अरविंद को पढ़ते हैं, जब आप गौतम ऋषि को पढ़ते हैं, तो थोड़ी देर के लिए अपनी बुद्धि को गौतम ऋषि या प्लेटो या अरविंदो को समर्पित कर देते हैं और उनके विचारों को अपनी बुद्धि में अपने आप को इनेक्ट करने का, सृजित होने का अवसर प्रदान करते हैं। तो पढ़ने से संबंधित बात कह रहे हैं ये। पढ़ना और सुनना तो विवेकशील चेतना की सायास अभिव्यक्ति को ग्रहण करना है। ठीक है। उसका पुनर्चिंतन है। अब अगला देखिए, ये तो भाव के सूक्ष्म भेद की पहचान करना सीखना है, और वह भी बिना डी कोडिंग के पागलपन में गर्त हुए ना। ये डी कोडिंग जो है वो लिटरेसी से संबंधित है। यह तो दूसरों के, ये बात मैं पहले कह चुका हूं आपको, इस पर ध्यान दीजिए। यह तो दूसरों के विचारों को अपने दिमाग में अभिनीत होने की छूट देना है। दिमाग आपका है, विचार किसी और के हैं। इस तरह पढ़ने में वे विचार हमारे अपने आप का, हमारी समझ का, हमारी अपने बारे में समझ का ही एक हिस्सा बन जाते हैं। तो फिर पढ़ना सीखता तो सतत चकित चेतना का अपनी इस नई बनती जा रही छवि को समर्पण करना सीखना है, इस छवि को समझना सीखना है और इस छवि को रिस्पॉन्ड करना सीखना है। इस पर हम पूरा घंटा लगा सकते हैं, मैंने वर्कशॉप्स में लगाया है इसको समझने के लिए। लेकिन थोड़ा ये देखिए कि यहाँ जो पढ़ने के बारे में बात कही गई है वो चेतनाओं के आपसी संपर्क बनाने की बात, और उसको कहीं बहुत गहराई से लेके कही गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लिटरेसी की बात करते हैं और अर्ली लिटरेसी में 3 भाषाओं को आरंभ में करते हैं, तो सुनना और समझना दोनों के स्तर पर इस प्रकार की गहराई लाने में दिक्कत होगी। इसके विरुद्ध अध्ययन हो सकते हैं, लोगों के विचार हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। इस वक्त मेरा ये विचार बन रहा है इस बारे में। ये एक और बात है इम्पोर्टेंट जो हमें देखने की ज़रूरत है। भाषा सीखने के तरीकों के बारे में मैंने आपसे एक थोड़ा सा जिक्र किया कि बार बार एक बात ये कही जा रही है कि भाषाओं को फन तरीके से सिखाना चाहिए। ये सिर्फ भाषाओं के लिए नहीं है। इस शिक्षा नीति में पेडागोजी पे कुछ 8-10 शब्द हैं, वो शब्द इतनी अधिक बार आए हैं कि समझ में नहीं आता कि उनकी इतना अधिक ज़रूरत क्या थी। शायद इसलिए कि वो सारे के सारे शब्द बहुत अस्पष्ट हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भाषा के बारे में जो जनरल बातें कही गई हैं, खासकर अपर प्राइमरी से ऊपर जितनी भाषाओं को जिस तरह से क्लासिकल लैंग्वेज वगैरह को महत्व देने की बात है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जहाँ तक करिकुलम और का सवाल है और पेडागोजी का सवाल है, इस शिक्षा नीति के सुझावों को नकारना ही शिक्षा के लिए बेहतर होगा। क्योंकि करिकुलम और पेडागोजी में जिस तरह के सुझाव दिए गए हैं, वो पहली बात तो बहुत स्पष्ट है, और दूसरी बात ये है कि वो कितना काम करेंगे अभी पता नहीं है, उसके बारे में और चिंतन की जरूरत है। अब अगले मुद्दे पर आते हैं, भारतीय भाषाओं पर विचार। देखिए, भारतीय भाषाओं को लेकर बहुत कुछ कहा गया है, इसको मैं अगले बिंदु में कहूँगा। लेकिन यहाँ भारतीय भाषाओं के बारे में जो बातें कही गई हैं उन पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। पहली बात तो ये है कि ये स्वीकार किया गया है शिक्षा नीति में कि बहुत सारी बहुत समृद्ध भारतीय भाषाएं हैं, और हमारी अपनी संस्कृति को समझने के लिए उन भाषाओं को जानना समझना जरूरी है। हमारे भाषाविद और शिक्षा में काम करने वाले लोग ये बात कहते रहे हैं। कुछ ही दिन पहले मैंने एक बहुत छोटे से वीडियो में पुरुषोत्तम जी अग्रवाल को कहते सुना था कि देखिए, आप हिंदुस्तान को समझना चाहते हैं, हालांकि उनका पूरे संदर्भ से मेरी सहमति नहीं है, लेकिन ये बात मुझे अच्छी लगी कि देखिए, आप भारत को समझना चाहते हैं तो सिर्फ क्लासिकल लैंग्वेज या संस्कृत समझने से नहीं समझा जाएगा।
ये जो अलग अलग भाषाएं हैं, बहुत सारी भारतीय भाषाएं, इनके अंदर क्या कहा गया है, इन पर 200-300 साल पहले कैसे लिखा गया था, इनके ऊपर लिखी गई कविता और गीतों से किस प्रकार से जनता को प्रेरणा या विचार मिले हैं, वो सब देखना होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को समझने के लिए, हमें स्वयं को समझने के लिए भारतीय भाषाओं पर और बल देने की जरूरत है। तो ये बात बहुत अच्छी कही गई है। लेकिन आजकल जिस प्रकार की एक खास विचारधारा में चीजें हैं, वो भी हैं और वो परेशान करती हैं। जैसे जैसे भारतीय भाषाएं दुनिया की अन्य भाषाओं की तुलना में अत्यधिक समर्थ हैं। मुझे नहीं पता तथ्यात्मक रूप से ये बात सही है क्या कि संस्कृत लिटरेचर, अकेली संस्कृत में जो क्लासिकल लिटरेचर है, शास्त्रीय साहित्य है, वो लैटिन और ग्रीक दोनों के शास्त्रीय साहित्य को मिला दें तो उससे भी ज़्यादा है। ये मुझे मैकॉले की याद दिलाता है। वो सज्जन यहाँ आके ये कह के गए थे कि यहाँ का सारा ज्ञान विज्ञान यूरोप की किसी लाइब्रेरी की एक अलमारी में समा सकता है, और हम ये कह रहे हैं अब पलट के कि उनकी क्लासिकल भाषाओं में जितना ज्ञान विज्ञान या जितना साहित्य है, उससे ज़्यादा तो हमारी एक भाषा में है। और फिर उसके बाद हमारी अन्य क्लासिकल लैंग्वेजेस और बच गई, पाली बच गई, प्राकृत बच गई, दक्षिण भारतीय भाषाओं में तमिल बच गई जो कि संस्कृत जितनी ही पुरानी है, और अन्य भाषाएं बच गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की तुलनात्मक बातें कहना न तो हमारी राष्ट्रीय चेतना को बेहतर करता है, और शायद उनमें से बहुत सारी तथ्यात्मक भी नहीं है। अगली जो बात है वो सचमुच तथ्यात्मक नहीं है। और ये बड़ी विचित्र सी बात भी है कि फॉर एग्जाम्पल ये कह रहे हैं कि इंडियन लैंग्वेजेज आर द मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेजेस। अब मुझे नहीं पता भाई कि भारतीय भाषाओं को साइंटिफिक कहने का क्या मतलब है। मुझे तो ये भी नहीं पता ठीक से, इस वक्त मुझे गलत लग रहा है कि आप भाषा को साइंटिफिक कह सकते हैं क्या? आप उस भाषा को वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्डर्ड इत्यादि कह सकते हैं, साइंटिफिक कह सकते हैं क्या? मैं उदाहरण देता हूँ आपको। आप यदि खेजड़ी के पत्ते देखें, क्योंकि हरियाणा में खेजड़ी खूब मिलती है और पत्ते आराम से मिल जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वो जिस ढंग से सजाए गए हैं एक लड़ी में, एक के विरुद्ध, एक के अगेंस्ट दूसरा और उसके अगेंस्ट तीसरा, और वो बड़ा रेगुलरली सजाए गए हैं। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि खेजड़ी के पत्ते बहुत साइंटिफिक ढंग से सजाए हुए हैं? मुझे लगता है कि ये हमारा कंसेप्ट जो है साइंटिफिक का, उसकी अस्पष्टता को दर्शाता है। आप ज्ञान को साइंटिफिक कह सकते हैं, वस्तु को नहीं कह सकते। वस्तु तो है, तो भाषा तो अपने आप में है। भाषा के बारे में आपका ज्ञान साइंटिफिक एंड नॉन साइंटिफिक हो सकता है, वैज्ञानिक और अवैज्ञानिक हो सकता है, भाषा तो है। ये बात आप कह सकते हैं कि भाषा की लिपि को थोड़ा अधिक विवेक संगत तरीके से एंड देयरफॉर साइंटिफिक तरीके से व्यवस्थित किया गया है। भारतीय लिपियों के बारे में ये बात सही हो सकती है, भाषाओं के बारे में ऐसी कोई बात सही नहीं होती मेरे विचार से। दुनिया की सारी भाषाएं उतनी ही समृद्ध हैं, नहीं तो भारतीय भाषाएं दुनिया के अन्य भाषाओं से अधिक समृद्ध हैं। समृद्ध से मेरा मतलब है विचार की अभिव्यक्ति में अधिक परिष्कृत या अधिक उन्नत हूँ, और नए अधिक साइंटिफिक है। हाँ, लिपि हमारे कुछ भाषाविदों की मेहरबानी से बहुत व्यवस्थित ढंग से हमारी सजाई हुई हैं, उसमें कोई शक नहीं है, और इसके लिए हमें गर्व भी करना चाहिए और खुश भी होना चाहिए। लेकिन इसके लिए इतना नहीं कि हम सारी दुनिया को कहने लगें कि हमारी भाषाएं कहीं ज़्यादा साइंटिफिक इत्यादि हैं। अब अगला मुद्दे पर आते हैं अपन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब हालांकि मैं संक्षेप में करूँगा। इस बात की बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है कि भाषाओं का इस्तेमाल इस बात के लिए किया जा रहा है कि वो एक संस्कृति और राष्ट्रीय अस्मिता को पुष्ट करने के लिए उनका काम में ले रहे हैं। देखिए, मुझे इसमें न तो ये लगा, इस शिक्षा नीति में मैं गलत हो सकता हूँ और उसके लिए करेक्ट कर लूँगा बाद में, सही नहीं हुआ तो। मुझे न तो शिक्षा नीति में ये लगा कि ये हिंदी के वर्चस्व को औरों पे पहले की शिक्षा नीतियों से अधिक रूप से आरोपित करना चाहती है। न ये लगा कि संस्कृत को 1968
और 1986 की शिक्षा नीति के की तुलना में अधिक एम्फसाइज कर रही है। उन दोनों में भी संस्कृत पर और भारतीय भाषाओं पर बल है, और ऐसा नहीं लग रहा है। न ये लग रहा है कि अंग्रेजी को निकाल दो। साथ ही ये जरूर लग रहा है, और पहले की नीतियों में भी है, ये 68 में है, मैंने आज ही पढ़ा है, और 86 में भी है, कि हमें अपने ज्ञान विज्ञान और अपनी भाषाओं और अपनी संस्कृति से जुड़ाव के लिए भाषाओं के शिक्षण की व्यवस्थाएं और उनसे परिचय की व्यवस्थाएं करनी चाहिए, और भारतीय भाषाओं को समृद्ध करना चाहिए। ये हमारी शिक्षा नीतियां बार बार कह रही है, और ये शिक्षा नीति भी ये बात कह रही है। यदि भाषाओं का उपयोग एक समरस समाज और समरस राष्ट्रीयता, जिसमें हर व्यक्ति को राष्ट्र के दूसरे व्यक्ति को बराबर का दर्जा देने की इच्छा हो, बल्कि देता हो, और हर व्यक्ति को राष्ट्र के दूसरे व्यक्ति के सुख दुख की, उनके भले की चिंता हो, उनके प्रति संवेदनशीलता हो, और हम यदि भाषा के माध्यम से इस प्रकार की अस्मिता का निर्माण करना चाहते हैं, तो मुझे ये ऐतराज काबिल चीज़ नहीं लगती, मुझे ये अच्छी बात लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्र संस्कृतियों समाजों में समरसता और एक दूसरे की पहचान और एक दूसरे को समझना और उनके प्रति संवेदना और सद्भाव, इनका विकास अपने आप नहीं होता। शिक्षा के माध्यम से इनका विकास करने में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं है। तो इस दृष्टि से देखें तो मुझे इसमें कोई समस्या नहीं लग रही है कि हम भाषा को इस दृष्टि से मतलब भाषाओं को इस दृष्टि से सिखाएं। अब कुछ दो छोटी छोटी बातें कही गई हैं जिन पर मेरा ध्यान गया, और भी कही गई होंगी, और जिनको मैं यहाँ रिपीट करना चाहूँगा। और इंटरेस्टिंगली एक में ये कहा गया है कि भाई अपनी भाषा सीखने से ये दुनिया भर में साबित हो चुका है कि अपनी भाषाएं जो लोग सीखते हैं वो सृजनात्मकता में, नवाचार में, इनोवेशन में और ज्ञान विज्ञान के निर्माण में कहीं ज़्यादा काबिल होते हैं, और उससे किसी प्रकार की कमी उनकी सृजनात्मकता या विकसित होने में या आधुनिक होने में नहीं आती। शिक्षा नीति में ये बात क्यों कही गई होगी? मुझे ऐसा लगता है कि इसकी ज़रूरत थी भारत में। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों ने कृष्ण कुमार जी का एक लेख पढ़ा होगा, व्हाट इज वर्थ टीचिंग। उसमें उन्होंने एक बात कही है कि हमारे यहाँ शिक्षित व्यक्ति की जो परिभाषा बन गई है, उसका एक हिस्सा ये भी है कि उसको अपनी स्थानीय भाषा में का ज्ञान कम होना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो यदि किसी व्यक्ति को अपनी स्थानीय भाषा में महीनों के नाम याद हैं और वो उनको अच्छी तरह से उनका क्रम जानता है और तिथियां जानता है कि आज तिथि क्या है, जो हमारे दादा परदादा और गांव में अभी भी लोग काम में लेते हैं, यदि इनका आपको ज्ञान है तो आप प्रॉपरली शिक्षित नहीं हो। ये हमारे यहाँ मिडिल क्लास में एक प्रकार की भावना है। दूसरी बात ये भी आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे कितने बच्चे हिंदी को इस ढंग से गोलमोल करके बोलना सीख जाते हैं जिससे ये लगे कि इनको हिंदी बोलने में असुविधा है। मैं आज जल्दी जा रहा हूँ, इस प्रकार के वाक्य आपने सुने होंगे जो अंग्रेजी की स्टाइल में वहाँ से नकल करने की कोशिश होती है। मुझे लगता है हमारे यहाँ बहुत गहरे में कहीं ये बात बैठी हुई है कि यदि आपको अपनी भाषा अच्छी तरह से आती है, आप उसमें शिक्षित हुए हैं, तो आपकी शिक्षा में कोई कमी है, आपकी आधुनिकता में कोई कमी है, आपकी सृजनात्मकता और ज्ञान निर्माण की क्षमताओं में कुछ कमी है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस पर एक पूरा पैराग्राफ होना चाहिए था शिक्षा नीति में, एक वाक्य लिख के नहीं छोड़ना चाहिए था। इसी प्रकार की एक और बात है, वो ये है कि भाषा सीखने के लिए जरूरी नहीं है कि वो भाषा शिक्षण का माध्यम हो। देखिए, इस शिक्षा नीति के आते ही जो आरंभ में बावंडर हुआ था कि अंग्रेजी को हटाना चाहते हैं, मात्र उस एम्बिगुअस वाक्य के लिए जिसको ज़्यादा ताकत से और स्पष्टता के साथ भी नहीं कहा गया है कि आरंभिक शिक्षा बच्चे की मातृभाषा में होनी चाहिए, उसमें भी गोलमोल कर दिया है शिक्षा नीति ने। उसके बारे में ये लेके ये बाउंडर मचा था और बड़े बड़े लोगों ने वक्तव्य दिए थे कि अंग्रेजी हटाने से भारत का बहुत नुकसान हो जाएगा।
एक्चुअली अंग्रेजी हटाने की बात तो शिक्षा नीति कहीं नहीं करती। और इसलिए ये बात कहनी, शायद भारत में इस बात पर बहस होना आवश्यक है कि किसी भाषा को बहुत अच्छी तरह से सीखने के लिए उस भाषा का शिक्षण का माध्यम होना आवश्यक नहीं है। शिक्षा का माध्यम भाषा को अच्छी तरह से सीखने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि आपके चेतना के विकास के, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, अवधारणात्मक स्पष्टता के लिए, आपका अपनी जमीन से जुड़ के उसको समझने के लिए, और आपकी ज्ञान निर्माण में स्वायत्तता, स्वचिंतन को बढ़ाने के लिए होता है। आप भाषा, तो मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूं, आप जब किसी दूसरी भाषा में आरंभिक शिक्षण करते हैं, किसी दूसरी भाषा के माध्यम से आरंभिक शिक्षण करते हैं, तो आप वो भाषा तो शायद सीख जाते हैं रो पीट के, लेकिन आपकी चेतना का खालीपन शायद बढ़ जाता है, और उसकी निर्मिति और उसका संवर्धन उस लेवल तक नहीं हो पाता है जिसमें आपके पास उस भाषा में संप्रेषित करने को भी कुछ हो। तो मुझे ऐसा लगता है ये बात भी शिक्षा नीति में कही जाने की जरूरत थी। अब यदि हम इस बात को समेकित करें तो शिक्षा नीति में इस बात की झलक जरूर है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से ये नहीं देखती है कि भाषा शिक्षण का व्यक्ति की चेतना और उसके आत्म परिष्कार, उसकी निर्मिति से कितना बड़ा सरोकार है। और इसलिए वो लिटरेसी वगैरह की बात करने का अंदाज और पेडागोजी की बात करने का अंदाज ऐसा है जिसमें शायद ये पक्ष छूट जाए। दूसरा, एक से अधिक भाषाएं सिखाने के उत्साह में कुछ गलत नतीजे निकाले हुए लग रहे हैं, जो आरंभिक शिक्षा में शायद इतनी भाषाएं एक साथ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, और उससे शायद बच्चे बहुत अच्छी तरह से न सीख पाए। लिटरेसी पे जोर आरंभ में थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अल्फ़ाबेट और रीडिंग राइटिंग शुरू से करने की बात कर रहे हैं। करिकुलम में कन्फ्यूजन है, एक से अधिक भाषाएं सीखने का, वो अलग बात है, लेकिन उस पर जोर शुरू से ही कहीं ज़्यादा हो गया है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि ईसीसी प्राथमिक स्कूल का डाउनवर्ड एक्सटेंशन नहीं है, और दूसरी तरफ उसके बारे में जितने सुझाव दे रहे हैं वो सारे के सारे एक्चुअली स्कूल की प्रिपरेशन के रूप में ईसीसी को बदल देने के सुझाव हैं। तो ये कंट्राडिक्शन है। और ओके, इसी प्रकार से बहुत सारे करिकुलम और पेडागोजी को लेके और भी बहुत सारे कंफ्यूजन है। दूसरी तरफ भाषाओं पर ध्यान देना और अपनी संस्कृति से जुड़ने के लिए, अपने देश को जानने के लिए, अपने देश के बाकी हिस्सों को पहचानने के लिए अधिक भाषाओं का सीखना और भाषाओं से परिचय होना और भाषाओं का आदान प्रदान होना, मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया सुझाव है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरा ये मानना होगा कि शिक्षा क्रम और शिक्षण शास्त्र की दृष्टि से तो इस नीति में जो कुछ कहा गया है उसमें बहुत ज़बरदस्त खामियां हैं, और उस पर पुनर्चिंतन करके और इसको नकारना या इसको इग्नोर करना ही बेहतर होगा। लेकिन भाषाओं पर एम्फेसिस करने के लिए और उसकी बाकी व्यवस्थाएं करने के लिए, जैसे शिक्षकों का आदान प्रदान और बच्चों को एक से अधिक भाषाओं को सृजनात्मक तरीके से अधिक एक्सपोजर और सीखने के अवसर प्रदान करना, ये अच्छी बातें हैं। और क्लासिकल लैंग्वेजेस में भारतीय भाषाओं को, जिनको अभी तक हम रीजनल लैंग्वेजेस कहते थे, उनके क्लासिक चीज़ों को शामिल करना और पर्शियन को शामिल करना, ये मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा नीति के शुभ सुझाव हैं। आखिर में मैं यही कहूँगा कि जैसे सारे दस्तावेज होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे सहमति होनी चाहिए और अच्छा होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको थोड़ा सा जांच परख के काम में लेना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, न वो हो पाएंगी और न वो शुभ है। लगभग 1 घंटे तक, क्योंकि 55 मिनट हो गए हैं, आप लोग
ये बात सुनते रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।